दोनों जो इसका घटक कण है, नाभिक का जो दोनों घटक कण है, उसके द्रव्यमान के योगफल का मान हमेशा जो नाभिक का कुल द्रव्यमान होता है उसके मान से क्या होता है, अधिक होता है। जो दोनों कंपोनेंट है इसका, एक प्रोटॉन और दूसरा न्यूट्रॉन, इन दोनों का जो मास जब ऐड कीजिएगा दोनों का, तो उसका जो मास का वैल्यू होता है वो हमेशा न्यूक्लियस के टोटल मास से क्या होता है, ग्रेटर होता है। दोनों का अलग अलग जब ऐड कीजिएगा तो उसका मास जो होता है न्यूक्लियस के मास से क्या होता है, हमेशा ग्रेटर यानी कि बड़ा होता है। इसी कारण से जो होता है दोनों के बीच जो अंतर होता है, यानी कि दोनों घटक कण का जो कुल द्रव्यमान का योगफल ऐड करेंगे वो, और इसके बीच यानी कि नाभिक का कुल द्रव्यमान का अंतर, तो नाभिक के दोनों घटक कण प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के द्रव्यमान का योगफल तथा नाभिक के वास्तविक द्रव्यमान के बीच का जो अंतर होता है उसी को बोलते हैं द्रव्यमान क्षति। बढ़िया समझे। नाभिक में जानते हैं दो कण होता है, एक प्रोटॉन और दूसरा न्यूट्रॉन, एक प्रोटॉन और दूसरा न्यूट्रॉन। तो नाभिक का जो दोनों कण है घटक, उसके कुल द्रव्यमान का योगफल हमेशा नाभिक के कुल द्रव्यमान से क्या होता है, कुछ अधिक होता है। उसी दोनों के बीच जो अंतर होता है, यानी कि दोनों कण के कुल द्रव्यमान और नाभिक के वास्तविक द्रव्यमान के बीच जो अंतर होता है उसी को बोलते हैं द्रव्यमान क्षति। ठीक है, द्रव्यमान क्षति को जो है सूचित करते हैं डेल्टा एम से। ठीक है, तो अगर मान लीजिए कि कोई परमाणु है जिसका परमाणु संख्या Z, यानी कि परमाणु संख्या Z, तो प्रोटॉन की संख्या भी कितना Z, क्योंकि कल ही पाया ऐसा कि जितना प्रोटॉन होता है वह उसका परमाणु संख्या बता, तो परमाणु संख्या अगर Z है और प्रत्येक जो प्रोटॉन है उसका द्रव्यमान m, द्रव्यमान को m से, प्रोटॉन के लिए mp, तो प्रोटॉन का कुल द्रव्यमान कितना आ जाएगा, एक का mp और टोटल प्रोटॉन कितना Z, तो Z कितना mp गुने Z है, Z गुने mp। ठीक है, इसी तरीके से अगर मान लीजिए इस परमाणु का द्रव्यमान संख्या कितना a, मास नंबर a, और मास नंबर a है, तो न्यूट्रॉन का संख्या कितना हो जाएगा, पीछे पा रहे हैं a बराबर होता है किसके, Z प्लस n के, जहां ये न्यूट्रॉन है, ये प्रोटॉन की संख्या और ये द्रव्यमान संख्या, तो n का आंसर निकालेगा कितना बनेगा, a माइनस Z। अब अगर प्रत्येक न्यूट्रॉन का द्रव्यमान को m से और न्यूट्रॉन के लिए n से लिख लिया है, तो n है, तो न्यूट्रॉन का कुल द्रव्यमान कितना होगा, एक न्यूट्रॉन का mn और कुल न्यूट्रॉन की संख्या कितना, a माइनस Z, तो जाए कितना mn गुने a माइनस Z। तो एक प्रोटॉन का द्रव्यमान है और दूसरा किसका, न्यूट्रॉन का। एक प्रोटॉन का द्रव्यमान है और दूसरा किसका, न्यूट्रॉन का द्रव्यमान है। अब इस दोनों को जोड़ के, इस दोनों के योगफल को घटाइएगा नाभिक के कुल द्रव्यमान से, तो नाभिक का कुल द्रव्यमान अगर मान लीजिए कितना m, ये नाभिक का कुल द्रव्यमान। ठीक, तो द्रव्यमान क्षति सबसे पहले समझ, द्रव्यमान क्षति कहते हैं जो दोनों घटक कण का योगफल द्रव्यमान का होता है और जो नाभिक का वास्तविक द्रव्यमान होता है उसके बीच जो अंतर होता है उसी को द्रव्यमान क्षति कहते हैं। नाभिक के दोनों घटक कणों के कुल द्रव्यमान और नाभिक का वास्तविक द्रव्यमान के बीच जो अंतर होता है उसी को बोलते हैं द्रव्यमान क्षति, जिसको सूचित करते हैं किससे, डेल्टा एम से। तो अगर कोई ऐसा परमाणु है जिसका प्रोटॉन की संख्या यानी कि परमाणु संख्या मान लीजिए कितना Z है, तो एक प्रोटॉन का द्रव्यमान अगर mp है तो कुल प्रोटॉन का द्रव्यमान कितना, एक का इतना है, और प्रोटॉन की संख्या कितना Z, कितना mp गुना Z। उसी तरीके से अगर उसका द्रव्यमान संख्या a है तो न्यूट्रॉन के लिए फॉर्मूला पर हमें a बराबर होता है किसके, Z प्लस n, तो यहाँ न्यूट्रॉन की संख्या n बता रहा, तो n का आंसर निकालेगा, तो ये प्लस में इधर किस में, माइनस में, a माइनस Z। अब अगर एक न्यूट्रॉन का द्रव्यमान mn है तो कुल न्यूट्रॉन का द्रव्यमान mn एक का और कुल संख्या कितना, a माइनस Z। अब नाभिक का जो वास्तविक द्रव्यमान मान लीजिए वो कितना m है, तो जो द्रव्यमान क्षति होगा, द्रव्यमान क्षति मास डिफेक्ट डेल्टा m बराबर दोनों घटक कण का द्रव्यमान,
दोनों घटक कण का एक का हो गया कितना mp गुना जेड, और इसमें मैं न्यूट्रॉन वाला जो है mn गुना a माइनस जेड, a माइनस जेड। इसमें जब घटा देते हैं दोनों के द्रव्यमान को जोड़कर और घटा दीजिए इसका कुल द्रव्यमान को माइनस m। ये जो फॉर्मूला बना इसी को बोलते हैं, ये फॉर्मूला बन गया किसका, द्रव्यमान क्षति का। दोनों घटक कण का द्रव्यमान, ये प्रोटॉन की संख्या और ये किसका, न्यूट्रॉन की संख्या। एक न्यूट्रॉन का द्रव्यमान mn, तो कुल न्यूट्रॉन की संख्या उसमें गुना, एक प्रोटॉन का द्रव्यमान mp, तो कुल प्रोटॉन की संख्या उसमें गुना, और दोनों के द्रव्यमान को जोड़ के घटा दीजिए उसका किसका, वास्तविक द्रव्यमान को। वही आंसर बनता है किसका, द्रव्यमान क्षति का। चलिए देखिए, समझिए, बोर्ड से समझिए, कॉपी से समझिए फिर से। द्रव्यमान क्षति जो है उसको कहते हैं, द्रव्यमान क्षति होता है किसी भी परमाणु के घटक कण, ये क्या बोलते हैं, नाभिक के घटक कण। नाभिक में जानते होंगे दो रहता है, एक प्रोटॉन और दूसरा न्यूट्रॉन। उसके द्रव्यमान का योगफल को जब घटा देते हैं नाभिक के वास्तविक द्रव्यमान से, तो वही जो आंसर बनता है वो आंसर बन जाता है किसका, द्रव्यमान क्षति का। और द्रव्यमान क्षति का जो फॉर्मूला बन रहा है वो कितना बन रहा है, डेल्टा एम बराबर mp गुना जेड प्लस mn गुना a माइनस जेड, और ये दोनों जोड़ के घटा दिए उसका कुल द्रव्यमान m। ठीक है, ठीक है। अब जैसा कि पढ़े होंगे द्रव्यमान को दो तरीके से मापते हैं। एक तो जैसा ही मात्रक उसका जान ही रहे क्या होता है, किलोग्राम होता है। तो अगर नाभिक का द्रव्यमान केजी में हुआ तो द्रव्यमान क्षति भी केजी में होगा, और नाभिक का द्रव्यमान अगर परमाणु मात्रक की इकाई यानी कि AMU में होगा तो उसका जो होगा द्रव्यमान क्षति भी किस में होगा, AMU में। यानी कि जब नाभिक का द्रव्यमान केजी में तो द्रव्यमान क्षति भी केजी में, जब नाभिक का द्रव्यमान किस में, AMU में, तो उसका क्षति भी किस में, AMU में होता है। ठीक है, तो ये था द्रव्यमान क्षति, द्रव्यमान क्षति। अब पढ़ते हैं अगला टॉपिक, नाभिकीय बंधन ऊर्जा। नाभिकीय नाभिकीय बंधन ऊर्जा। न्यूक्लियर बाइंडिंग एनर्जी। चलिए, तो नाभिकीय बंधन ऊर्जा यानी न्यूक्लियर बाइंडिंग एनर्जी कहते किसको, तो किसी भी नाभिक में जैसा पढ़ चुके हैं दो कण होता है, तो उसको उसके दोनों कणों में अलग अलग विभाजित, यानी प्रोटॉन की संख्या को अलग कर देना, न्यूट्रॉन की संख्या को अलग करना। जिस ऊर्जा के द्वारा किसी भी नाभिक को उसके घटक कणों में विभाजित कर दिया जाता है उसी को बोलते हैं नाभिकीय बंधन ऊर्जा। यानी कि जिस ऊर्जा के द्वारा किसी भी नाभिक को उसके घटक कण यानी प्रोटॉन और न्यूट्रॉन में अलग अलग विभाजित कर दिया जाता है, उसी ऊर्जा के मान को बोलते हैं नाभिकीय बंधन ऊर्जा। नाभिकीय बंधन ऊर्जा, नाभिकीय बंधन ऊर्जा को लिखते हैं Be से, बाइंडिंग का B और एनर्जी का E। नाभिकीय बंधन ऊर्जा को लिखते हैं किसे, Be से, बाइंडिंग का E और ये क्या बोलते हैं, एनर्जी का E। बंधन ऊर्जा को लिखते हैं किसे, Be से। अब आइंस्टीन के द्रव्यमान ऊर्जा समतुल्यता के अनुसार जानते होंगे, जो Be होगा द्रव्यमान क्षति के रूप में बंधन ऊर्जा चाहिए, क्योंकि विभक्त करने वाला चाहिए। तब द्रव्यमान में किसका, जो विभक्त करने वाला यानी कि द्रव्यमान क्षति के रूप में जो बचता है, तब Be का जो मान होगा वो द्रव्यमान क्षति यानी डेल्टा एम गुने mc स्क्वायर। आइंस्टीन के द्रव्यमान ऊर्जा समतुल्यता के अनुसार E बराबर किसके, mc स्क्वायर के। तो जब विभाजित करेंगे तो द्रव्यमान क्षति के बराबर ही बचता है, जो भी पीछे पड़े द्रव्यमान क्षति, और उसमें गुना कर देंगे किसको, c स्क्वायर को, मतलब m, और गुना कर देंगे किसको, c स्क्वायर को। या यहाँ पे डेल्टा एम का आंसर भी रख सकते हैं आप। डेल्टा एल का जो आंसर निकालते हैं कितना था, z गुना mp प्लस a माइनस ए जेड गुने एम माइनस एम, और
इसमें गुना कर दे किसको, c²। तो या तो डेल्टा m सीधे लिख रहे हैं, मतलब समझ आए, द्रव्यमान क्षति का जो पीछे फॉर्मूला निकाले थे वो, और उसमें गुना कर दीजिए किसको, c²। अब अगर डेल्टा m जो हो किसमें हो, AMU, डेल्टा m जो हो AMU में हो, तो द्रव्यमान ऊर्जा समतुल्यता करके निकाल चुके थे आंसर कि एक AMU ऊर्जा के रूप में किसके बराबर था, 931 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। एक AMU जो है पीछे ऐसा कर चुके हैं कि बराबर था किसके, 931 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट के। इसका मतलब हो गया कि बंधन ऊर्जा जो है बराबर होगा, जितना AMU में आंसर है डेल्टा m, और एक AMU किसके बराबर, 931। यानी कि जब AMU में होगा तो ये फॉर्मूला होगा, डेल्टा m इंटू 931 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट, PE बराबर डेल्टा m गुने 931 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। आइंस्टीन के द्रव्यमान ऊर्जा समतुल्यता से निकलता है। नाभिकीय बंधन ऊर्जा कहते किसको है, वह ऊर्जा का मान जो किसी नाभिक को उसके घटक कणों में विभाजित करता है। घटक कण मतलब उस प्रोटॉन और किसमें, न्यूट्रॉन में विभाजित कर देता है ऊर्जा के, उसी मान को बोलते हैं नाभिकीय बंधन ऊर्जा। नाभिकीय बंधन ऊर्जा का फॉर्मूला, क्योंकि जब विभाजित करते हैं तो क्या बचता है, द्रव्यमान क्षति के रूप में आंसर। आइंस्टीन के द्रव्यमान ऊर्जा समतुल्यता से ऊर्जा का मान जानते हैं कितना होता है, mc²। तो m की जगह डेल्टा m और बगल में c²। डेल्टा m का यहाँ आंसर भी रख सकते हैं जो पीछे निकाले थे, और बगल में c² से गुना। अगर ये kg में है तब ये फॉर्मूला, लेकिन अगर वही किसमें रहेगा, AMU में, तो सिर्फ डेल्टा m में एक AMU का आंसर पीछे निकाल चुके हैं, कितना होता है 931 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो BE बराबर हो जाए किसके, डेल्टा m गुने 931 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ठीक है, ये था नाभिकीय बंधन ऊर्जा। नाभिकीय बंधन ऊर्जा आइंस्टीन के द्रव्यमान ऊर्जा समतुल्यता में सिर्फ रखना है किसका, द्रव्यमान क्षति वाला आंसर, द्रव्यमान क्षति का आंसर रख दीजिएगा तो वही आंसर बन जाएगा। नाभिकीय बंधन ऊर्जा का जब AMU में होगा तो डेल्टा m में सिर्फ 931 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट को क्या करना, गुना करना। अब जो है आगे कॉपी में देखिए, तो अगला टॉपिक होगा न्यूक्लियर फोर्स, यानी कि नाभिकीय बल। ये था नाभिकीय बंधन ऊर्जा, जबकि अगला टॉपिक जो है वो क्या है, नाभिकीय बल, न्यूक्लियर फोर्स। नाभिकीय बल, न्यूक्लियर फोर्स। देखते हैं अगला टॉपिक जो आज का लास्ट टॉपिक होगा। बार बोल रहे हैं, जो भी अभी तक पढ़ना नहीं सीखे या आपके साथ आप पढ़ रहे हैं, आपके साथ में जो है वो नहीं पढ़ रहे, उनको याद जरूर दिलवाइएगा कि सर ऐसा बोल रहे हैं कि पढ़ना है और इसी तरीके से, क्योंकि जब तक ऑफलाइन वाला क्लास नहीं खुलेगा तब तक इसी तरीके से पढ़ना होगा। संभवतः जो है वो 2020 में, यानी कि आपका जो सेशन है उसमें लगता नहीं कि क्लास खुलेगा। ठीक है, तो इस तरीके से ऑनलाइन जो है वीडियो के माध्यम से जो भी समझ रहे हैं, क्योंकि जितना पहले दे दिया हुआ पेज उसको सिर्फ बता रहे हैं, ये भी रिकॉर्ड करके बता रहे हैं। बाकी जब पेज वाला खत्म हो जाएगा तो उसको फिर लाइव पढ़ाना शुरू कर देंगे। ठीक है, तो अभी तक जो भी पढ़ते हैं वीडियो से पढ़ के कहीं भी दिक्कत होता है बार बार बोलते हैं, जरूर पूछिए। ठीक है, इस तरीके से अपने सरकार वीडियो देखें। ठीक है, जिस तरीके से आप क्लास में पूछ सकते हैं बिल्कुल उस तरीके से कहीं भी, या तो कॉल करके, व्हाट्सएप मैसेज करके, या वीडियो पे कमेंट करके, कहीं भी आप किसी तरह से पूछ सकते हैं। ठीक है, अगला टॉपिक है नाभिकीय बल। न्यूक्लियर फोर्स। हम यथासंभव इस तरीके का कोशिश कर रहे हैं कि आपको बिल्कुल क्लास जैसा सब कुछ समझ में आए। फिर भी अगर कहीं कोई परेशानी होती है तो जरूर पूछिए। ठीक है, नाभिकीय बल, न्यूक्लियर फोर्स। चलिए, तो जो बंधन ऊर्जा था वो क्या था कि वह ऊर्जा जो उस नाभिक को उसके घटक कणों में क्या करता है, विभाजित कर देता है। घटक कण मतलब प्रोटॉन और न्यूट्रॉन में अलग अलग कर देता है। लेकिन बल जो है वह नाभिकीय बल है, वह बल जो नाभिक के अंदर प्रोटॉन और न्यूट्रॉन को क्या करता है, बांधे रखता है। नाभिक के अंदर जानते हैं दो कण होता है, एक धनावेशित प्रोटॉन और दूसरा कौन सा, न्यूट्रॉन। तो
नाभिकीय बल बल का वह परिमाण है जो नाभिक के अंदर किसको बांधे रखता है, प्रोटॉन को और न्यूट्रॉन को। ऐसा बल जो नाभिक के अंदर स्थित प्रोटॉन और न्यूट्रॉन को क्या करता है, बांधे रखता है, उसी बल को बोलते हैं कौन सा बल, नाभिकीय बल। यानी कि किसी नाभिक में प्रोटॉन और न्यूट्रॉन को बांधे रखने वाला जो बल होता है उसी बल को बोलते हैं कौन सा बल, नाभिकीय बल। अब है नाभिकीय बल का गुण, नाभिकीय बल का गुण, नाभिकीय बल का गुण। तो प्रॉपर्टीज इसी में है, नाभिकीय बल का गुण प्रॉपर्टीज। तो देखिए सबसे पहला हो गया नाभिकीय बल का जो परास होता है वो अत्यंत छोटा है, क्योंकि पीछे रदरफोर्ड के परमाणु मॉडल पढ़ चुके हैं कि नाभिक का जो व्यास होता है वो कितना होता है, 10⁻⁻15 मीटर। नाभिक का जो व्यास होता है वो 10⁻⁻15 मीटर होता है। तो ये जो नाभिकीय बल है वो केवल नाभिक के अंदर ही कार्य करता है। नाभिकीय बल जो है वो केवल कहाँ पे, नाभिक के अंदर ही, यानी कि ये इतना ही दूर तक कार्य करता है, 10⁻15 मीटर तक। यानी कि पहला जो गुण हो गया वो ये है कि नाभिकीय बल का परास जो होता है वो अत्यंत छोटा होता है। यानी कि ये सिर्फ काम करता है कितने दूर तक, 10⁻15 मीटर तक। इससे अधिक दूरी होने पर नाभिकीय बल कार्य नहीं करता है। तो नाभिकीय बल के गुण में सबसे पहला जो हो गया कि इसका जो रेंज होता है वो क्या होता है, शॉर्ट होता है। यानी कि ये जो फोर्स है वो शॉर्ट रेंज फोर्स है, क्योंकि ये काम करता है सिर्फ कितने रेंज तक, 10⁻15 मीटर। यानी कि जो डायमीटर होता है किसका, न्यूक्लियस का, वहीं तक ये कार्य करता है। ठीक है। दूसरा है कि नाभिकीय बल जो होता है वो आवेश से स्वतंत्र होता है, क्योंकि प्रोटॉन पे कैसा है, प्लस, जबकि न्यूट्रॉन पर कोई आवेश नहीं होता है। प्रोटॉन धनावेशित है और जबकि न्यूट्रॉन क्या है, ऋणावेशित है। तो ये जो बल लगता है वो प्रोटॉन न्यूट्रॉन के बीच में भी लगता है, प्रोटॉन प्रोटॉन के बीच में भी लगता है और न्यूट्रॉन न्यूट्रॉन के बीच में भी लगता है। ये जो नाभिकीय बल है वो प्रोटॉन न्यूट्रॉन के बीच में, प्रोटॉन प्रोटॉन के बीच में और न्यूट्रॉन न्यूट्रॉन के बीच में लगता है। तो इसमें ये देखिए धनावेशित है और ये क्या, उदासीन है। इसमें दोनों क्या हो गया, धनावेशित, और इसमें दोनों क्या हो गया, उदासीन। तो आवेश हो या आवेश नहीं हो उस पर नाभिकीय बल जो है वो निर्भर नहीं करता। यानी कि नाभिकीय बल जो होता है वो आवेश से स्वतंत्र होता है। आवेश अगर इस पे प्लस है, माइनस है या कोई आवेश नहीं है, क्योंकि प्रोटॉन जो है वो धनावेशित है, जबकि न्यूट्रॉन जो है जानते हैं कैसा है, उदासीन है। तो ये जो बल लगता है वो प्रोटॉन प्रोटॉन के बीच में भी लगता है, प्रोटॉन न्यूट्रॉन के बीच में भी लगता है और न्यूट्रॉन न्यूट्रॉन के बीच में भी लगता है। तो प्रोटॉन प्रोटॉन जब होगा तो दोनों धनावेशित, न्यूट्रॉन न्यूट्रॉन होगा तो दोनों उदासीन, और एक प्रोटॉन और एक न्यूट्रॉन होगा तो एक धनावेशित और दूसरा क्या होगा, उदासीन। तो सबके बीच में लगता है। इसका मतलब है कि आवेश पर निर्भर नहीं करता है, हो गया, आवेश पर निर्भर नहीं करता है। ठीक है। तो ये दूसरा गुण था। पहला था कि ये 10⁻15 मीटर, यानी कि इसका जो परास है वो क्या होता है, छोटा होता है। दूसरा है कि ये आवेश से क्या होता है, स्वतंत्र। तीसरा है कि नाभिकीय बल जो है, जितना बल ज्ञात है उसमें सबसे जो है अधिक, यानी कि मजबूत बल जो होता है, प्रबल बल जो है वो नाभिकीय बल। जितना बल है ये, इसका परास छोटा है, यानी काम ये कम ही दूर तक करता है, लेकिन इसका जो तीव्रता होता है, यानी कि मजबूती जो होता है वो सबसे ज्यादा होता है, जो कि विद्युत बल की तुलना में 100 गुना। विद्युत यानी नाभिकीय बल का मान जो होता है वो विद्युत बल की तुलना में लगभग कितना, 100 गुना, जबकि गुरुत्वाकर्षण बल के 10⁻36 गुना होता है। नाभिकीय बल का मान जो होता है वो विद्युत बल के लगभग कितना, 100 गुना, जबकि गुरुत्वाकर्षण बल के लगभग 10⁻36 गुना होता है। 10⁻36 को 10⁻38 गुना होता है। तो विद्युत बल का 100 गुना, मतलब सब विद्युत बल का जो मान होगा उसका 100 गुना, और गुरुत्वाकर्षण बल का तो पूछिए 10⁻38 गुना होता है। तो इसका जो मान है, यानी नाभिकीय बल का परास छोटा, लेकिन इसका जो मजबूती होता है वो सबसे ज्यादा होता है। ठीक है। अगला जो है चौथा, ये एक संतृप्त बल है। नाभिकीय बल जो है वो एक क्या है, संतृप्त बल है। मतलब ये केवल समीपतम कण पर कार्य करता है, यानी कि वैसा कण जो क्या है, नजदीक में होता है। नाभिकीय बल जो है काम करता है
नाभिकीय बल एक कैसा बल है? संतृप्त बल है। ठीक है, संतृप्त बल मतलब ये केवल समीपतम यानी कि इसके नजदीक जो कण होगा उसी पे कार्य करता है, उसके बाद वाले कण से इसे कोई मतलब नहीं होता है। तो नाभिकीय बल एक संतृप्त बल है जो काम करता है केवल समीपतम कण पर। ठीक है, अगला है कि नाभिकीय बल जो होता है वो अकेंद्रीय बल। नाभिकीय बल जो होता है वो अकेंद्रीय बल है। नाभिकीय बल जो है वो अकेंद्रीय बल है, जबकि विद्युत बल में पढ़े होंगे कि ये केंद्रीय बल है। तो उसमें क्या होता है? Q1 Q2 और इसके केंद्र बीच में कहीं केंद्र होगा, दूरी अगर r है तो बीच में कहीं केंद्र होगा, मतलब r/2 और r/2। तो Q1 जब Q2 पे लगाता है तब वो भी केंद्र से होकर जाता है, Q2 जब Q1 पे लगाता है तब भी कहां से होगा? केंद्र से होगा। इसी कारण से बोलते हैं विद्युत बल कैसा बल होता है? केंद्रीय बल। जबकि नाभिकीय बल जो होता है वो केंद्रीय बल नहीं होता है, क्योंकि ये दोनों कणों के बीच जो रेखा होता है उस पर ये कार्य नहीं करता है। नाभिकीय बल जो है वो क्या है? अकेंद्रीय बल है, मतलब केंद्रीय बल नहीं है। तो केंद्रीय बल क्यों नहीं है? क्योंकि ये दोनों कणों के बीच जो रेखा होता है उस पर ये कार्य नहीं करता है, यानी कि दोनों कणों के बीच जो लाइन खींचे हैं, दूरी होता है, उस पर ये कार्य नहीं करता है। जबकि विद्युत बल क्या होता है? केंद्रीय बल होता है, क्योंकि विद्युत बल दोनों कणों के बीच जो रेखा होता है उसी पर कार्य करता है, यानी केंद्र से होकर गुजरता है। ठीक है, छठा है नाभिकीय बल जो है वो विद्युत बल नहीं हो सकता। नाभिकीय बल जो है वो विद्युत बल नहीं हो सकता है, क्योंकि नाभिकीय बल जो होता है वो क्या होता है? आवेश पर निर्भर नहीं करता, जबकि विद्युत बल लगता है किसके बीच में? दो आवेश के बीच में। तो नाभिकीय बल जो है वो कभी भी विद्युत बल नहीं हो सकता है, क्योंकि नाभिकीय बल जो होता है वो क्या होता है? आवेश से स्वतंत्र होता है, जबकि विद्युत बल जो होता है वो किस पे निर्भर करता है? आवेश पर, यानी कि दो आवेश के बीच में ही लगता है। दोनों पर आवेश नहीं होगा तो विद्युत बल कार्य नहीं करेगा। और सातवां जो है वो है कि नाभिकीय बल जो है वो गुरुत्वाकर्षण बल भी नहीं हो सकता, क्योंकि नाभिकीय बल जो है एक प्रतिकर्षण बल है। नाभिकीय बल प्रतिकर्षण मतलब क्या हो? एक दूसरे से अलग होना, जबकि गुरुत्वाकर्षण बल जो होता है उसमें क्या होता है? हमेशा आकर्षण ही होता है। तो नाभिकीय बल ना तो विद्युत बल हो सकता और ना ही गुरुत्वाकर्षण बल। तो इस तरीके से 7 पॉइंट है। सबसे पहला ये था कि इसका जो परास होता है वो क्या होता है? छोटा होता है, ये केवल 10⁻15 मीटर तक कार्य करता है। दूसरा था कि आवेश से क्या होता है? स्वतंत्र होता है, मतलब ये आवेश पर निर्भर नहीं करता है, जिसमें कि प्रोटॉन क्या है? धनावेशित है, जबकि न्यूट्रॉन जो है वो क्या है? उदासीन है। फिर तीसरा जो था वो था कि यह जो होता है वो संतृप्त बल। नाभिकीय बल जो है वो कैसा बल है? संतृप्त बल है, क्योंकि